नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल किए गए हैं। शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पत्रकार वार्ता में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी ने 5 महिलाओं और 13 ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने प्रणव सिंह चैंपियन का नाम काटकर उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जिसमें कर्नल कोठियाल को गंगोत्री से उम्मीदवार बनाया गया है और एसएस कलेर खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब नंबर कांग्रेस का है। उत्तराखंड में कांग्रेस के टिकट आज देर रात तक घोषित किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आज सीईसी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट पर भी निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि अभी तक डीडीहाट रामनगर से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा गर्माती रही है। प्रदेश में कांग्रेस के 70 सीटों पर 70 टिकटों पर सीईसी को निर्णय लेना है। इनमें से तकरीबन 45 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है, जबकि शेष सीटों पर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह टिकट के दावेदारों के संबंध में लिखित ब्यौरा स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक टिकट जारी करने से पहले पार्टी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की वापसी पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। नहीं, पार्टी ने कुछ ना उनके बारे में विचार किया होगा। उनको अगर टिकट नहीं दिया है तो हो सकता है उनको संगठन में कोई जिम्मेदारी देने का पार्टी विचार कर रही हो। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि केंद्रीय संसदीय बोर्ड का ये फैसला है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वो सोच विचार कर करेगा, आवश्यकता के अनुसार जैसा ठीक लगा वो किया होगा। की मीटिंग होनी तय थी, कल से ही तय है। वो मीटिंग भी अब चल रही है और हमारी भी लिस्ट आप देखिए शाम तक आ जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए कोई लोकतंत्र तो है नहीं उनके अंदर, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उसका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि लिस्ट जब आउट हो तो उसके बाद किसी भी तरीके का विरोध या गतिरोध पार्टी को झेलना पड़े। इसलिए जो प्रबल दावेदार है जिसका टिकट हो रहा है, उसके अलावा जो दावेदार है उनसे बात करके सामंजस्य और उनका विश्वास में लेने का कार्य किया जा रहा है। बस आप आज भर का इंतजार और करिए, हमारी लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली लेट इवनिंग तक जारी हो जाएगी। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके लिए 59 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। ब्राह्मण 15 और बनिया से 3 उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और धामी सरकार में मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पार्टी ने यमुनोत्री से केदार सिंह रावत, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट, थराली से गोपाल नाथ टमटा, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, घनशाली से शक्तिलाल शाह और नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल को टिकट दिया है। मसूरी से गणेश जोशी को टिकट दिया गया है। जोशी पूर्व सैनिक रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद को भी टिकट दे दिया गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत को भी टिकट दिया गया है। चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज को टिकट दिया गया है। बीजेपी की ओर से जारी होने वाली सूची में कई विधायकों के नाम कटने की उम्मीद पहले ही की जा रही थी। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ही पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार न बनाए जाने की अपील की थी। वे प्रदेश में पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी की पहली सूची में 10% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 10 सीटों पर नए उम्मीदवार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए 59 उम्मीदवारों की सूची में शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। पार्टी की ओर से घोषित किए गए उम्मीदवारों में 18 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वहीं 31 उम्मीदवारों ने स्नातक तक की शिक्षा हासिल की है। इनके अलावा 4 धार्मिक नेताओं को भी टिकट दिया गया है। टिकट काटे जाने के मामले को पार्टी नेताओं ने बदलाव की संज्ञा दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 10 सीटों पर उम्मीदवारों में बदलाव किया गया है।
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों को लेकर पेच फंसा है। पार्टी वहां पर अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अगली सूची में जारी किए जाएंगे। प्रदेश की 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने इस बार 60 पार का नारा दिया है। इसको देखते हुए हर सीट पर अलग अलग उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा की समीक्षा के बाद भी नाम सामने नहीं आया। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अर्जुन गहरवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और डीके पॉल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अर्जुन जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी 59 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक आपकी पार्टी का अता पता नहीं है सर कि कब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो पाएगी। अता पता क्यों नहीं है? हमारे तो 7 तारीख की 7 तारीख लिस्ट कल निकलेगी और मंथन चल रहा है। मंथन से तो अमित ही निकलेगा जी। मंथन कब से चल रहा है सर? सारी लिस्ट एक ही बार में निकलेगी। रोज जब इस मसले पर चर्चा होती है तो आपके प्रवक्ताओं की तरफ से यही बयान आता है कि आज शाम तक हो जाएगा, आज शाम तक हो जाएगा, लेकिन वो शाम अभी तक नहीं आ पा रही है। आज शाम नहीं मैडम, हमने तो 21 से 28 तक चुनाव आयोग ने हमको टाइम दे रखा है। तो 21 से कल से नॉमिनेशन है, तो कल हमारी लिस्ट फाइनल होगी। तो कल तक का इंतजार किया जाए कि कल आखिरकार आप लोगों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। कल दोपहर तक हमारी लिस्ट 70 की 100% निकल जाएगी। एक साथ ही 70 विधानसभाओं के लिए आप नाम फाइनल कर देंगे? चलिए ठीक है सर। अन्य मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी कह रहे हैं अर्जुन जी कि वो एक साथ ही 70 नामों का ऐलान करेंगे और कल आखिरकार नामों का ऐलान हो ही जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें हमारे कैंडिडेट्स जो प्रत्याशी हैं वो डिक्लेयर हुए हैं और सभी अपने आप में एक बहुत अच्छे स्थान रखते हैं समाज के अंदर। और हमको पूरी आशा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 60+ का हमारा ध्येय है, हम उसको बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, 85 की लिस्ट ही नहीं निकाली कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उठापटक है और वो इसके अंदर कोई उठापटक नहीं है। एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। जी मैडम। क्योंकि ज्यों ही वो लोग लिस्ट जारी करेंगे तो वहाँ पे इतनी जबरदस्त खेमाबाजी है। अगर वो लोग इसी प्रयास में है कि हम जितना इसको खींच सकते हैं खींचे, क्योंकि एक गुट का अगर प्रत्याशी होगा तो दूसरा गुट उसका विरोध करने के लिए पहले से लामबंद होकर खड़ा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट करने में देरी हो रही है। बताया तो जा रहा है कि आपकी भी 11 सीटों पर अभी तक पेच फंसा हुआ है संजीव जी। तो अगर कांग्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उन 11 सीटों के लिए आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा। तो 11 सीटों पर पेच कहां फंसा हुआ है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन एक बार मैं डीके पॉल जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। एक एक प्रतिक्रिया पहले सबकी हो जाए, उसके बाद बहस शुरू कर लेते हैं। डीके पॉल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही अपने उम्मीदवारों के नामों की जो लिस्ट है वो जारी की थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी कर दी है। 10 ऐसी सीटें रही जहां पर उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? पूरी कोशिश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी हो जाए उनकी। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से धरातल पे खड़े होकर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति और काम की राजनीति की एक एक बात को जनता तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और उसी के माध्यम से हमने अपने प्रत्याशियों को भी तय करने का काम किया है।
इसीलिए हम कामयाब हुए हैं जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और अपने प्रत्याशियों को इन दोनों पार्टियों से पहले डिक्लेरेशन करने के लिए। बात ये, सवाल ये और यह मकसद ये नहीं है कि हमारे प्रत्याशी इनसे पहले डिक्लेयर हो गए या कुछ और हो गया। बात इस बात की है कि 10-10 साल इन दोनों पार्टियों को राज्य की जनता ने बड़ी ईमानदारी से दिए हैं और जब 10-10 साल इनको दिए हैं और ये आज भी अपने कैंडिडेट के लिए इतना सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं या परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मतलब ये है कि ये हार मान चुके हैं दोनों के दोनों दल। परेशानी नहीं हो रही है, उतावला पर नहीं है, मंथन किया जा रहा है, कोई काम नहीं किया, कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा, कोई काम नहीं किया। इसलिए आम आदमी पार्टी 19 नाम तो अभी आपके भी बचे हुए हैं सर। एब्सोल्युटली, देखिए हमने शिक्षित लोग जो किए हैं, जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, उनको डिक्लेयर किया है पहले। हाँ, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। बीजेपी से बताइए, चुनाव आते आते तो सारे बीजेपी से खत्म जाएंगे आपके लोग और सब रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी तोड़ देगी, बीजेपी तोड़ देगी। नहीं है, बात ये है कि इस राज्य के लोगों ने मन बना लिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाले हैं कि ईमानदारी की राजनीति और काम की राजनीति का उसे हमारे केजरीवाल जी ने कर दिया है। अच्छा, जनता बहुत ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को वोट करने वाली है, हमारे प्रत्याशियों को वोट करने वाली है। आम आदमी पार्टी की जो घोषणाएं, तो ईमानदारी की घोषणाएं हैं, उनको सही समझ करके वोट करने वाली है। घोषणाओं के चलिए ठीक है। अर्जुन जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दे, उसके बाद आप सीटों के हिसाब से एक मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे? ऐसा नहीं है मैडम, हमारा तो हर साल आपने देखा होगा, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, तो जब नवनिर्वाचन शुरू होता है तब हमारे प्रत्याशी की सूची जारी होती है। हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर, हमारे पास सूची बनी हुई है और सूची कल जारी होगी। जी, आप बीच में बोलते हैं सर अपनी बारी में, फिर आप तुरंत चुप हो जाते हैं। जब हमारी सूची जारी होगी तो विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। हमारी सूची राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं क्या इस बार उत्तराखंड में आके? राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं क्या इस बार उत्तराखंड में आके, जो विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाएगा? प्रत्याशी हमारे पास दमदार प्रत्याशी और दमदार मुद्दे हमारे पास। खटीमा से किसे उतार रहे हैं? खटीमा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय लड़ेंगे चुनाव। ये कल लिस्ट आने पे आपको बता देंगे मैडम, वो टक्कर के कैंडिडेट होंगे हैं वहाँ भी। चलिए, वो कल करते रह रहे हैं सर, वो कल ही नहीं आ पा रहा है। कल मत गए, कल आप थोड़ा कल तक इंतजार कीजिए, कल हमारी लिस्ट निकल जाएगी। हम तो इंतजार कर ही रहे हैं सर, इंतजार करते करते देखिए 20 तारीख हो गई, अभी हम एक दिन का और इंतजार कर लेते हैं, फिर कल इसी बात पर चर्चा कर लेंगे कि कब आ रही है उम्मीदवारों की लिस्ट। संजीव वर्मा जी, नॉमिनेशन कल से है तो आज से या कल से करके कोई फायदा नहीं था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर, गुस्सा मत कीजिए, आपसे पूछा ही तो जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम बता दीजिए, कोई बात नहीं। संजीव वर्मा जी बताइए सर, खटीमा की सीट एक बार फिर से धामी जी के हाथों जाती हुई नजर आ रही है, वो वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से कोई इतना मजबूत कैंडिडेट होगा जो धामी को हरा सके या धामी के मुकाबले में आकर खड़ा हो सके? कदापि नहीं। पल्लवी जी देखिए, धामी जी बिल्कुल धामी जी, देखिए अब आप बीच में बोलते हैं सर। अर्जुन जी बीच में मत बोलिए, आप अपनी बारी में तो एक शब्द बोल के चुप हो जाते हैं कि कल हम बता देंगे। बता दीजिए संजीव वर्मा जी। आपकी टर्न पे मैं नहीं बोला, आप भी मत बोलिएगा प्लीज। पल्लवी जी देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का एक बहुत लंबा संगठन का भी एक अनुभव है, सरकार में भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कुशल दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और एक युवा मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने एक बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दी है। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को अपना आगामी चेहरा एक घोषित किया है और उनके चेहरे पर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं, अपने कार्यों के बल पर, अपनी परफॉर्मेंस के बल पर और अपने विकास कार्य और अपनी उपलब्धियों के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपनी पूरी उपलब्धियां बताने जा रहे हैं। पूरे 5 साल की हमने जितने कार्य किए हैं उसके बल पर हम जनता के बीच जाएंगे।
डबल इंजन की सरकार में जितने केंद्र पोषित योजनाओं के द्वारा जो हमने 1 लाख करोड़ की जो केंद्र की योजनाएं वर्तमान में उत्तराखंड में चल रही हैं, उन सब का प्रचार प्रसार करते हम जनता के बीच जाएंगे और एक जबरदस्त मैंडेट हमको मिलने वाला है और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ बहुत बड़ी संख्या में जो 60 प्लस का हमारा ध्येय है, हम उसको पूरी तरह से अचीव करने की स्थिति में है। साथ ही कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई नजरिया है, वो केवल नेगेटिव एस्पेक्ट पर चुनाव मैदान में है। और विकास उनको दिखाई नहीं देता, आज उनको चमचमाती सड़कें नहीं दिखाई देती, आज उनको फ्लाईओवर्स के जाल दिखाई नहीं देते, आज उनको स्वरोजगार में जो 8 लाख लोग काम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देते, जो 24,000 नौकरियां हमने युवाओं को दी वो उन्हें दिखाई नहीं देती, और जो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया वो उनको दिखाई नहीं देता, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक डेवलप किया है वो उनको दिखाई नहीं देता, जो हमने 2 एम्स उत्तराखंड को दिए उनको दिखाई नहीं देते, जो हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को दिए वो उनको दिखाई नहीं देते। अब उनको दृष्टि दोष है तो उसका हम इलाज क्या कर सकते हैं, आप बताएं। इतना सारा आपने काम करवाया सर, तो 1 सेकंड अर्जुन जी शांति रखिए सर, आ रही हूँ मैं, आप ही के पास लौट रही हूँ। अब बात ऐसी है संजीव जी, आप जो इतने सारे काम गिना रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आपको सिटिंग 10 विधायकों के टिकट काटने पड़े? क्या उन विधायकों ने काम नहीं किया था? अपने अपने क्षेत्र में रहकर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको उनके नाम हटाकर अब दूसरे लोगों को लाना पड़ रहा है उनकी जगह? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है और मैं कहता हूँ कि हमारा हर कार्यकर्ता सक्षम है और कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए, उनको भी अपना जो समाज के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी जो एक प्रतिभा है उसको दर्शाने का उनको भी मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र है और मैं सोचता हूँ हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो चुनाव किया है प्रत्याशियों का, हम लोग उसमें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम चुनाव में अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आप देखिएगा एक बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त एक परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। चलिए ठीक है। पॉल साहब, एक बहुत अच्छी बात अभी संजीव वर्मा जी ने कही कि लोग अब चाहते हैं कि नए चेहरों को जगह मिले, या फिर उनकी पार्टी ने भी ये डिसाइड किया कि नए लोग आए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आपकी तो पूरी पार्टी नहीं है सर उत्तराखंड में, तो ऐसा मान लिया जाए कि नए लोगों को, नई पार्टी को भी जगह मिल सकती है और कोई ना कोई उम्मीदवार आपका जीत सकता है। देखिए मैम, मैं ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे बीच में जी। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने उत्तराखंड में काम किया है, इन्होंने 5 हॉस्पिटलों की खाली मात्र घोषणाएं की है, और यदि इन्होंने कोई काम किया है जिनमें से मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ, क्या इन्होंने 108 के कर्मचारियों को नियमित किया है? क्या संविदा के जो कर्मचारी पिछले 5 साल से बेचारे पानी की टंकी पर चढ़ करके अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने इनको नियमित किया है? क्या उपनल के कर्मचारी जो बेचारे अपने विभाग की टंकी पर चढ़ जाते हैं, 3री-4थी मंजिल पर चढ़ जाते हैं, क्या उनको नियमित किया है? क्या आंगनबाड़ी की बहनें जो हजारों की संख्या में उत्तराखंड के अंदर जो अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए मात्र जो ये 250, 300, 500, 1,000 रुपए का मानदेय देते, क्या उसको 12,000, 15,000 करने का काम किया है? क्या इन्होंने आशा की बहनों को काम करने का? देखिए, कहने से कुछ नहीं होगा, जनता सब समझ रही है, कर्मचारी भाई सब समझ रहे हैं, व्यापारी सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 सालों के कार्यों में विफल हो गए, इसलिए इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले। तो काहे का काम आपने किया? काम किया है आपने सिर्फ इस राज्य के अंदर आपने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। इस राज्य के अंदर आपने नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है, उनको सड़कों पर भटकते देने का काम किया है। 5 लाख हमारे भाई जो उत्तराखंड के अंदर कोरोना के काल की वजह से वापस आए थे, वो तड़प के रोते रहे, कहते रहे
कि हमको रोजगार दे दो, काम दे दो, लेकिन कोई काम उनको नहीं दिया गया, वो वापस चले गए। वहीं जहां दोबारा से कोरोना की मार उनके ऊपर पड़ रही है, उनके परिवार के ऊपर पड़ रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से राजनीति में कूदना चाहती है, नए चेहरों को मौका देना चाहती है, तो वो बताए पब्लिक के बीच में जाकर के कि हमने ये काम, केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम किया है, बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर जन के लिए, हर व्यक्ति की, जन जन की जो सेवा की है, पहले काम की आधार पर आप वोट मांगने की हिम्मत दिखाइए केजरीवाल जी की तरह। हम पहली बार उत्तराखंड के अंदर चुनाव में उतर रहे हैं, हमारे सारे चेहरे नए हैं, सब पर भरोसा है। सबने 2 साल से अपने क्षेत्रों में लोगों को बताने का काम किया, वादा करने का काम किया है, और हमारी पार्टी के लोग और हमारे नेता जो प्रत्याशी है वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यदि आपको हम पर भरोसा है, 10 साल आपने कांग्रेस को दिए, 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को दिए, 12 साल आपने अपना काम पूरा कर दिया। अब मौका एक बार 5 साल आप आम आदमी पार्टी को देकर के देखिए। 5 साल के बाद अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप हमको मौका मत दीजिए। सारे प्रत्याशी कह रहे हैं घर घर जाकर के, लेकिन वो 5 साल तो बर्बाद हो जाएंगे ना सर उनके। आप ये बात अगर कह रहे हैं तो 5 साल जो बर्बाद हो जाएंगे वो कौन लौटा कर लाएगा? ये भी तो बड़ा सवाल यहाँ पर फिर बनता है। आपके पास में हमारे 5 साल और बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। दिल्ली में ये एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में काम करके दिखाया मैम, जो लोग हम पर विश्वास तो देने जा रहे हैं, आप कहे ना कहे कुछ भी, आप चाहे बजाय कोई कुछ भी कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रही है उत्तराखंड की जनता, उसको सत्ता की ओर ले जा रही है ईमानदारी से। आपको महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, इसका मैं आपसे रिएक्शन जरूर लूंगी, लेकिन मैं एक बार अर्जुन जी का रुख कर लेती हूँ। अर्जुन जी, आपके यहाँ से गई सरिता आर्य जी है और उन्हें नैनीताल से टिकट दे ही दिया, और इस बात की पहले से आशंका थी कि कहीं ना कहीं नैनीताल से ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी। अब जो आपके उम्मीदवार है, हम भी जानते हैं कि वो कौन है और आप भी जानते हैं, अब आप डिक्लेयर नहीं करेंगे वो अलग बात है। कांटे की टक्कर नैनीताल सीट पर इस समय नजर आएगी? हमारी जो सर्वे थी उसमें सरिता आर्य जी कहीं से भी चुनाव नहीं जीत रही थी। अच्छा। और हमारी सर्वे करवाई गई थी उसमें सरिता आर्य जी के लिए 2-3 सीटों पे सर्वे करवाई गई, लेकिन कहीं से भी वो चुनाव नहीं जीत रही थी। और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय हार निश्चित है, उनको तो हार नहीं जीत, मतलब करने से 85 से उनको 85 नहीं मिल रहे थे। आप सरिता आर्य जी का जनाधार कमतर आंक रहे हैं क्या? मैं कम नहीं आंक रहा हूँ मैडम, कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन जीतने के लिए तो 50+ चाहिए ही चाहिए, मतलब अधिक कम नहीं आंक रहा, लेकिन वो तो 10 मार्च को पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड का विकास किया, आपके मंत्री हरक सिंह रावत तो कह रहे हैं कि 5 साल बर्बाद किए बीजेपी ने। तैयार तो बैठे हैं आप हरक सिंह रावत को वापस लेने के लिए। अच्छा एक बात बताएं सर, एक बात बताइए, चलिए कल आपके 70 नामों की घोषणा हो जाएगी, हरक सिंह रावत को लेकर भी कल कोई फैसला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि वापस आप उन्हें कांग्रेस पार्टी में ले रहे हैं या बेचारे अब निर्दलीय लड़े? बिल्कुल नहीं लिया मैडम, हमारा विरोध है, बिल्कुल नहीं लिया जाए। अच्छा, आपने डिक्लेयर कर लिया कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में नहीं जाएंगे? बिल्कुल हाईकमान को सूचित कर दिया हमने, प्रस्ताव दे दिया हमने, मैं तो प्रयाग जिले से हमने प्रस्ताव दे दिया है। और अगर फिर भी आ जाते हैं सर तो? बिल्कुल नहीं आएंगे, कट जाएंगे जब हमारे। मैम जी बताएं। केवल ये कुछ विधायक इनके इधर इस पाले में आ जाते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। इन्होंने ये विकास किया है और कल भी यही होने वाला है। ये लोकतंत्र की हत्या 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने की थी हरक सिंह के माध्यम से। चलिए ठीक है, और वो हत्याएं अब आप जारी रख रहे हैं। चलिए बताइए संजीव वर्मा जी, नैनीताल सीट पर मैं बात कर रही थी, अब आपको क्या लग रहा है संजीव आर्य जी के सामने सरिता आर्य जी खड़ी रहेंगी, कितना डटकर मुकाबला करेंगी वो? देखिए आर्य जी आपके कल तक आपकी महिला प्रदेश अध्यक्षा थी, और आप 1 सेकंड के अंदर किसी को दूध की मक्खी की तरह ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, और 1 सेकंड में आपके उसके लिए विचार बिल्कुल पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। कल तक आपके लिए महिला मोर्चा का एक सशक्त चेहरा थी, और आज आप कहते हैं वो तो कुछ नहीं थी, वो तो डंप थी, वो तो ये थी। यानी कि आपके लिए कार्यकर्ताओं का यही मोल है क्या?
यही समझते हैं। मातृशक्ति को आप ऐसा ही मान देते हैं क्या? और दूसरी बात ये है, अभी जैसे इसमें मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। बताइए। देखिए, श्रीमती आर्य जी हमारी जो बहन भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई है। 2022 विधानसभा का जो चुनाव है, नैनीताल सीट पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो विजय हासिल करेंगी और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं यशपाल आर्य जी के पुत्र, उनको हराने का काम वो करेंगी। और मैं सोचता हूँ उनका जो अहंकार है उसको तोड़ने का वो काम करेंगी। दूसरी बात, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे विकास उत्तराखंड में कुछ हुआ नहीं जी। भाई, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप लोग विपक्ष के हैं। आप विपक्ष को सरकार के काम तो दिखाई देंगे ही नहीं। आप लोगों के आंखों पर ये टीन का जो चश्मा लगा हुआ है, आपको उससे विकास नहीं दिखता। आपको विकास को आप नेगेटिव चश्मे से देखते हैं। आप धरातल पे देखिए, आज 2500 योजनाएं हमारी धरातल पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। अब आपको चश्मा को कहाँ से हम लेके आए, कहाँ से इम्पोर्ट करें आपके लिए वो चश्मा, जिससे आपको विकास दिखाई देने लगे। आप मेरे भाई आप विपक्ष में हैं, सरकार की आप तारीफ कर देंगे तो आपके पार्टी वाले आपको हड़काएंगे कि भाई वहाँ सरकार के विकास कार्यों में हामी क्यों भर के आए। तो ये आपका धर्म है, आप लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे अभी आम आदमी पार्टी के मेरे भाई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। मैं केवल उनसे 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ। आपने दिल्ली में कितने नए हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने नए स्कूल्स बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया? आप यहाँ पर 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष देने की बात कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में मात्र 414 आपके आरटीआई का आंकड़ा है सरकार के आरटीआई के आंकड़े में आपने 414 रोजगार मात्र दिए हैं पिछले 7 सालों में, और आप यहाँ पर 1 लाख देने की बात करते हैं। आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। आप बताइए, दिल्ली में आपने कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया? आप बताइए कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह का आप लोग भत्ता दे रहे हैं। पूरी बयानबाजी करने से कुछ जाता नहीं है, आप लोगों को पूरी तरह से मालूम है उत्तराखंड में हमारा कुछ है नहीं, हमारी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, सत्ता में हम लोग आने वाले हैं नहीं, विधायक हमारे आने वाले हैं नहीं। आप लोग तो केवल और केवल अपनी जमानत बचाने का जो मुहिम है। ये बताएं, देखिए संजीव वर्मा जी उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची भी जारी की है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि उनके उम्मीदवारों से आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है? ज्यादा कुछ नहीं तो वोट कटवा की स्थिति में ना आ जाए कहीं आम आदमी पार्टी, इस बात का भी आप लोगों को जरा भी इस समय चिंता नहीं है? पल्लवी जी देखिए, केवल और केवल एक वोट कटवा की भूमिका में मैं सोचता हूँ आम आदमी पार्टी केवल यहाँ पे रहने वाली है। और जिस तरह से वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बड़े बड़े दावे करने, बड़े बड़े दावे तो वो लोग जब करेंगे ना जब उनका एक भी कोई विधायक जीत के आएगा। आपका जब एक विधायक भी जीत के आने वाला नहीं, तो आप ये इतनी लंबी चौड़ी जो फेरिस्त आप जनता के सामने रख रहे हैं, उसके मायने क्या है? आप बताइए तो, क्या मायने हैं?
कहाँ से कर्नल अजय कोठियाल एक पूर्व सैनिक रहे हैं सर। कर्नल अजय कोठियाल एक पूर्व सैनिक रहे हैं। क्या सैन्य वोट जो है वो उस तरफ डाइवर्ट नहीं होगा? भावनाएं भी कुछ होती हैं। एकदम सैन्य वोट तो पहले की बात जो है कांग्रेस को मिलता रहा है। सर आ रही हूँ हाँ बताइए। पल्लवी जी देखिए, आपने जो सैनिक की बात करी जी, आप बताइएगा, जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस समय केजरीवाल इनके जो सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी के, वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठा के खड़े हो गए। नहीं सर्जिकल स्ट्राइक आ रही हूँ पॉल साहब आ रहे हैं। बताइए वर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर जल्दी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले, सेना के हाथ बांधने की एक जो कांग्रेस की मुहिम है उसमें साथ खड़े होने वाले और आतंकवादियों का साथ देने वाले, दिल्ली में शाहीन बाग बनाने वाले, क्या उन लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं क्या वो सैनिकों के हित की बात करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। वो खाली एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आप ये देखिएगा, दिल्ली के अभी जो वर्तमान में पिछले साल में दिल्ली में दंगे हुए, उसमें एक आईबी का एक अधिकारी की इनके जो पार्षद के द्वारा निरक्षण हत्या हुई है। उसके शरीर के ऊपर 120 घाव थे। उसको बचाने उसके हत्यारों को बचाने का काम केजरीवाल के द्वारा हुआ है। तो ऐसे लोग जो हमारे के और फोर्स के हत्यारों उनसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं क्या वो सेना और सेना के जवानों की या सेना के अधिकारियों की उनके हित की कोई बात कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। चलिए सर, आप क्यों दर्शकों की चिंता कर रहे हैं? आप बड़ा कुछ भी बोल देते हैं। बताइए कोई बोर नहीं हो रहा है सर। बताइए पॉल साहब, आपने उतार दिया जिस सीट से कर्नल अजय कोठियाल को, क्या वो वहां से जीत दर्ज करवा पाएंगे? और क्योंकि बड़ा आरोप यहां पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी आप पर कि आपने हमेशा से सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के समय। ईमानदारी से मैं चुपचाप होकर के बात सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी डिबेट आपके बीच में चल रही है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी के कारण से, वजह से, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है। ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन हमारे भाई साहब ने, संजीव जी ने 2-3 बातें आम आदमी पार्टी के लिए कही है, मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा दिल्ली में क्या काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में 10 लाख नौकरियां बड़ी ईमानदारी के साथ में पूरा प्रचार प्रसार करके पूरे देश में, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। RTI का आंकड़ा है 414। भाई साहब संजीव जी, मैं तो आपकी बहुत प्यार से बात सुन रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिल बड़ा है, आप सत्ताधारी हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। चलिए बताइए सर। चलिए बताइए। बड़ी ईमानदारी से 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर आम लोगों को 200 यूनिट की जो सुविधा वो कौन दे रहा है? फ्री पानी जो पूरा 4,000 लीटर तक जो पानी मिलता है वो कौन दे रहा है? ईमानदारी से हमने 2 साल में 6 पुल बनाए। पुलों में से 450 करोड़ रुपए बचा करके बहनों को फ्री में बस में जाने के लिए कौन दे रहा है? सारे स्कूलों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के क्या अगर आप विपक्ष में हो के काम की सराहना भी नहीं करोगे? अरे शर्म आनी चाहिए, आपको समझ सिखाएगी। आप कर रहे थे क्या सराहना अभी भारतीय जनता पार्टी के कामों की? अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके कामों की सराहना की जाए? पूछिए आप, उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी है। उत्तराखंड की जनता फ्री में नहीं चाहती है। हमें पानी, बिजली फ्री में, हमें रोजगार चाहिए। चलिए पॉल साहब हमें उद्योग चाहिए। अर्जुन जी, एक बार पॉल साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। बताइए पॉल साहब। और 4 उम्मीदों के साथ में नौजवानों के रोजगार को हमने, हमारे नेता ने कहा है उत्तराखंड के हर घर से 1 नौकरी सरकारी दी जाएगी। ये लोग तो सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। हमें ये बताइए कि पानी हमारी राजनीति प्रारंभ हो गई है। हमारे केजरीवाल जी कौन से बच्चे सिपाही हैं उत्तराखंड के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री की चेहरा है। वो बम्पर
बहुमत से जीत के आने के बाद वो और हम जितने जीत करके हमारे विधायक आएंगे, हम मजबूती के साथ में इस राज्य की सेवा करने का काम करेंगे। सेवा करना सत्ता में आना ही केवल सेवा नहीं है। अच्छा, सत्ता में आना केवल सेवा नहीं है। लेकिन आप तो ऐसा आप तो फोन करेंगे, हम फिर भी देंगे। उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया, लेकिन 12,000 नोट आप हमारा आंदोलन किस रूप में करें? आप करें, हम आपको अरे भाई साहब, आप कहीं बीच में नहीं है, आप कहीं रेस में नहीं है सत्ता की। कांग्रेस वालों कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। आप बीच से हट जाइए। आपने जितना लूटा है, आपको तो लूटा है, भाजपा ने उत्तराखंड में जवान को उतार दिया है, वो पकौड़े तल रहे हैं, हमारी बहनें काट रही है। ये तो जनता समझ रही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक सेकंड पॉल साहब, एक सेकंड। अर्जुन जी आप बोल लीजिए एक बार। पॉल साहब मैं लौटती हूँ आपके पास, सर थोड़ी देर का समय दीजिए। अर्जुन जी बोलिए। जी मैडम, ये मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का वोट कटवाने के लिए लड़वा रही है। अर्जुन जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? बताइए सर, बताइए। आवाज तो बहुत कम आ रही। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा जी कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है, चाहे नित्यानंद स्वामी जी हो, चाहे पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री तो इस प्रदेश में चुनाव जीत ही नहीं पाते मैडम। चाहे ये देख लगा, चाहे हमने तो स्वयं मैं अपनी पार्टी की भी बात करता हूँ, मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत पाता है। ये मैं बोल रहा हूँ मैडम कि चाहे नित्यानंद स्वामी जी हो, चाहे खनौड़ी जी हो, चाहे स्वयं हरीशावत जी हो, मैंने ये बात कही है, वो भी चुनाव आ रहे हैं। तो इस समय निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव आ देंगे, वहां से हमारे कांग्रेस पार्टी के 85 बहुमत से जीत हासिल करेंगे। कौन होंगे आपके वहां से प्रत्याशी? मैं कल का मैडम कहा तो मैंने कल लिस्ट आएगी। अब आप बोर मत कीजिए सर, एक ही बात दोहरा कर। अभी थोड़ी देर पहले आप मैं बोर हो आपको रहे थे, बोलता अब मैं हूँ लिस्ट आपकी में बातों दूंगा से ना, मैं बोर हो रही हूँ। एक ही बात मैं दोहराए आपको जा रहे हैं आप तब प्रत्याशी से। के नाम गिनवाऊंगा, एक प्रत्याशी का नहीं गिना पाता मैं। अच्छा, त्रिकोणीय आज तो मुकाबला आज होगा आराम से कि सोने नहीं होगा दीजिए खटीमा इनको, पर? कल ये बताइए त्रिकोणीय मुकाबला होगा या नहीं होगा? एक तरफ एसएस कलेर, एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तीसरी तरफ आपका नहीं, उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला होगा और होता आया है पहले से भी। अच्छा, एसएस तो कलेर कुछ नहीं कर कांग्रेस पाएंगे? पार्टी के 85 की जीत होगी। किसकी जीत होगी सर? और आपको 85 का नाम हम कल दे दें मैडम। अभी तक तो जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो भुवन कापड़ी के नाम की जताई जा रही हैं। आप जो भी होंगे मैडम, कल आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, अभी आप बोर नहीं कर रहे हैं? अभी आपको सब अच्छा लग रहा है? थोड़ी देर पहले आप बोर हो रहे थे सर। मैं बोर नहीं हो रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये अनावश्यक बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। इनके मंत्री तो कह रहे हैं 5 साल हमारा बर्बाद हुआ। ये कह रहे हैं हमने इतना विकास किया, ये किया, वो किया, रोजगार दिया। कहाँ पर दिख रहा है आपको रोजगार? और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ चर्चा में मौजूद नहीं है, उनकी जगह महावीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। महावीर जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो की गई है उसको लेकर। अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कल हर हाल में उनके 70 नामों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। अभी इस समय जो हॉट सीट बनी हुई है वो खटीमा है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से एसएस गया है, इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। और अभी तक जो भी जानकारी है या फिर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उनके हिसाब से कांग्रेस भुवन कापड़ी को यहां से टिकट दे सकती है। किस तरह का सियासी समीकरण बनेगा खटीमा में, महावीर जी? फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है महावीर जी की, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लीजिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा उनसे। हाँ, आपका ही रुक कर लेती हूँ तब तक मैं अर्जुन जी। तो आपके हिसाब से खटीमा में जो जीत होगी वो कांग्रेस पार्टी की होगी, यानी कि खुद मुख्यमंत्री होने का भी फायदा धामी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर? जी मैडम, मैंने बताया ना कि आप 4.5 साल वाले मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर पाए, ये नहीं कर, तो ये तो 6 महीने के मुख्यमंत्री थे। क्या करना था इन्होंने? तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो इनका ही है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल को नहीं बचा पाए। यशपाल नारायण जी यहाँ से चले गए, आपके हरक सिंह जी जो आपके बड़े नेता थे वो लास्ट में आपको छोड़ के चले गए, आपके और अन्य कार्यकर्ता चले गए। किया गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते। तो पार्टी विरोधी गतिविधियां कब होती हैं? जब काम नहीं होता है तब तो गतिविधियां गलत हो। अगर काम होता है, आप चाहे उनके चोरदारी का ही मामला देख लीजिए, सारे चाहे उनका सैनिक स्कूल का मामला देख लीजिए, हमारे रुद्रप्रयाग में किसी भी काम को देख लीजिए आप, कहीं पर कोई काम पूरा नहीं हुआ।
पूरी घोषणाएं, चाहे बाल विकास की हो, चाहे आंगनबाड़ी बाल विकास की हो, चाहे आपके पटवारी की हो, होमगार्ड की हो और पुलिस महकमे की हो, सारी घोषणाएं पूरी की पूरी है। कहीं पर एक घोषणा बता दीजिए कि उन्होंने पूरी की हो, तो चुनाव नहीं हारेंगे तो जीतेंगे कैसे? और आपके यहाँ से भी 2 लोग आ चुके हैं यहाँ पर सर भारतीय जनता पार्टी में, इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इनको लेकर आपका क्या विचार है? तो फिर ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस भी अपने नेताओं को खुश नहीं रख पाई, तभी सरिता आर्य जैसे सरीखे नेता जो हैं यहाँ आ गए बीजेपी में। मैंने सरिता आर्य जी के बारे में पहले कहा है कि वो हमारी मातृशक्ति है, लेकिन सर्वे में वो जीत के जो हमने सर्वे करवाई थी उसमें उनकी जीत नहीं हो रही थी, सीट नहीं निकल पा रही थी हमारी, तो हमने तो अपनी सीट निकालनी है ना। तो इसलिए नेताओं को भगा देंगे। जी आप खुद मान रहे हैं ये बात कि वो हमें जिता नहीं सकती थी, इसलिए वो हमारे किसी काम की नहीं रही, इसलिए हमने उन्हें भगा दिया। काम की नहीं रही, लेकिन वो हमने निकाला नहीं उनको, वो बीजेपी में गई है, हमने निकाला। हमने तो उनको ये कहा कि सर्वे की रिपोर्ट उनको बताई कि आप सर्वे में आगे नहीं है, सर्वे में आप पीछे हैं, तो इतनी सी बात कह दो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये समय अपने आप देख रहे हैं कि 8-10 टिकट इन्होंने भी काट दिए भारतीय जनता पार्टी, और जो प्रत्याशी हैं वो थोप रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दावेदारी नहीं की, उनको भी इन्होंने टिकट दे दिया। बहुत सारे लोग आप देख लीजिए ना, आप कल से कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों के अंदर होता है प्रदेश के अंदर पार्टी खाली, तो इनका पार्टी के अंदर तो जो है बहुत बड़ा घाटा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे के, ये कल आपको सामने आएगा। आज तो टिकट आपसे घोषणा पहले हुई उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है, यानी कि आपसे पहले ही उनके यहाँ पर सर्वसहमति बन गई ना सर। अभी तक सर्वसहमति नहीं बन पा रही आपके यहाँ, तो कल करते हुए कितने दिन तो निकल गए हैं। हमसे पहले कहते हैं, मेरी उम्र 53 साल है, मैं देख रहा हूँ कि हमेशा हमसे पहले कहती है हमारे प्रत्याशी का जब नॉमिनेशन की डेट आ जाती है तो हम ध्यान आया है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए। जी मैम, देखिए अभी मुख्यमंत्री जी के मैं बयान को पढ़ रहा था, उनकी एक डिबेट को सुन रहा था। उनका कहना है कि जितना समय मुझको मिला मैंने कुछ किया। मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया, बताइए। पिछले 6 महीने में घोषणाओं का अंबार लगा दिया, उन्होंने झूठ का अंबार लगा दिया, उन्होंने उन तमाम बात का अंबार लगा दिया जो 4.5 साल में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम आंगनबाड़ी की बहनों को तनख्वाह को सत्ता में आएंगे तो उनके मानदेय बढ़ाएंगे। आप सत्ता में है क्या आप भूल रहे हैं कि आप सत्ता में है मुख्यमंत्री जी? आपको मानदेय बढ़ाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसका मतलब झूठी घोषणाएं कर रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी ने जितने भी घोषणाएं लोकार्पण किए हैं वो पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहले ही उसका लोकार्पण या उनका जो है ना शुभारंभ कर चुके थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण वो सारी की सारी योजनाएं छड़ी के दरी रह गई और वो दोबारा से उनको लोकार्पण कर दिया और उनको घोषणा कर दिया। मैं भाई साहब की बात से एकदम सहमत हूँ। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे भाई साहब आप सुन लीजिए, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए उनकी। बताइए। देखिए, इस राज्य को चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने खाली घोषणाएं और लोकार्पण करने का काम किया है। और यदि ये काम किए होते, मैं काम की राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो हमारे राज्य की 21 सालों से लंबित पड़ी उत्तर प्रदेश के कब्जे में 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां वापस आ जाती। इस बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला। अभी 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे मीटिंग करके बाहर निकल आए, पता नहीं कौन सी सांठगांठ करने गए थे, लेकिन बाहर आके कहने लगे कि हमने परिसंपत्तियां सारी हमारी वापस आ गई है, हमने इसका मसला हल कर दिया है। अरे कौन सा मसला हल कर दिया है? आज भी सिंचाई विभाग यूपी के कब्जे में है, आज भी हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन यूपी के कब्जे में है, आज भी हमारी नहरें यूपी के कब्जे में है, आज भी हमारी परिसंपत्तियां जो हमारे होटल हैं, जो हमारे दूसरी चीजें हैं, वो सब यूपी के कब्जे में है। आपने कुछ नहीं किया, कोई घोषणाएं की है मुख्यमंत्री जी और अपहरण किए हैं। जनता आपको बिल्कुल हराने वाली है और आपको सत्ता से दूर करने वाली है। इसलिए मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर केजरीवाल जी ने, कर्नल कोठियाल जी ने ईमानदारी की राजनीति को जन्म दे दिया है। मैं समझता हूँ और मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमको समय लगेगा सत्ता में आने में, हमें इस बात का समय लगेगा कि लोगों को उम्मीद है पार्टी से वो
3 जगह हम सत्ता में आ जाएंगे, हम पंजाब में सत्ता में आ रहे हैं, बहुत बोल रहे उत्तराखंड में भी हम जी अर्जुन जी वाले में बहुत ये बोल रहा हूँ नहीं करना चाहता। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से उत्तराखंड में आई है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, भारतीय जनता पार्टी की दीन है। अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम करती तो आम आदमी पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि वो दिल्ली से उत्तराखंड में आती। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है। काम की राजनीति करते हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करते सेकंड हैं। पॉल साहब, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमियों की वजह से उत्तराखंड आ गई आम आदमी पार्टी, तो फिर पंजाब कैसे चली गई आम आदमी पार्टी? वो कांग्रेस की कमी और खामी की वजह से गई है क्या? वहां पर कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ दी थी जो आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई? कुछ भी लॉजिक लगाना है। लेकिन मैं उत्तराखंड की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, अगर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक से काम करती है सर, कोई भी पार्टी किसी भी जगह पे जाकर, किसी भी राज्य में जाकर अपनी पार्टी का विस्तार कर सकती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, किसी की कमी खामी से नहीं होता है ये सब जगहों से बाहर निकाले जा रहे हैं, जनता इनको अस्वीकार कर रही है, तो ये बेचारे अपनी खींच उतारने के अलावा और क्या करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता इस बार बड़ी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। तभी हमारे नेताओं की जनसभाओं में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, केजरीवाल जी की बातों को सुन रहे हैं, कोठियाल जी की वादों को सुनने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आम आदमी पार्टी के स्वाभिमान का चुनाव है, उनकी आत्मनिर्भरता का चुनाव है, चुनाव है कि हम ईमानदारी से राजनीति को जन्म दे रहे हैं, हम काम की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। इस बात को जनता समझ रही है। चलिए ठीक है, आपको कुछ कहना है अर्जुन जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भाई ये कह रहे हैं भाई साहब कि आपको फ्री पानी, फ्री बिजली, आपको फ्री बसपा देंगे, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड की जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। अरे आपको दिया हुआ है क्या? आप जनता के पैसे को उत्तराखंड के अंदर लूट करके 40% लूट करके खाने का काम कर रहे हैं। लूट बंद करके ईमानदारी यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ की जनता स्वाभिमानी है, आम आदमी की पार्टी की बातों पर कतई नहीं लगने वाली है। मैंने कहा है कि नोटा से कम आम आदमी को वोट मिलेगा। ये 10 तारीख को आप देख लेना, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये तो जनता जवाब देगी ना। हाँ, 10 लाख वोट मिलेगा। अब अर्जुन जी, आप अपने मैनिफेस्टो में तो नहीं दे देंगे ना कुछ मुफ्त में? कहीं पता चले कि आपको भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ मेंशन करना पड़ा कि हम बिजली मुफ्त दे देंगे या पानी मुफ्त दे देंगे। कांग्रेस पार्टी तो नहीं जा रही है ना मुफ्त की राजनीति में। ये सब कह रहे हैं मैम। हम विरोध कर रहे हैं, चाहे कोई देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा 25 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे एक विधायक को 4,000 दे सकते हैं। एक गरीब आदमी को, जरूरतमंद को आप किसी को जरा 2 रुपए दे के दिखाए, आप 200 रुपए किसी को पानी फ्री दे सकते हैं। हम उन अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके हम की बात करते हैं। हर सुविधा को ध्यान में रखे, बेईमानी छोड़ करके ईमानदारी की राजनीति को जन्म दे और काम की राजनीति को जन्म दे। ये आम आदमी पार्टी का आचरण है। ठीक है अर्जुन जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि खटीमा सीट जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला किस तरीके से हो पाएगा? क्योंकि एसएस कलेर इससे पहले किसी भी चुनाव में नहीं उतरे हैं और 2 बड़े नामों के साथ उनका सामना होने जा रहा है, तो दिक्कतें तो होंगी आम आदमी पार्टी के लिए। मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5वें विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। और इसी के साथ बड़ी बात यह है कि इस बार खटीमा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खटीमा सीट से जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं एसएस कलेर जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वे भी चुनावी मैदान में। अब इंतजार है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची का, जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा नाम खटीमा से चुनाव लड़ने वाला है।
अर्जुन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अर्जुन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। हाँ जी, ठीक है अर्जुन जी, तो मेरा आखिरी और फाइनल सवाल आपसे यही है कि कल का और इंतजार कर लें? कल शाम तक आपके प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी हो जाएगी या फिर अभी और टाल मटोल होने वाला है? नॉमिनेशन ही कल से है। जो नॉमिनेशन कल से है तो आज क्यों घोषणा करनी चाहिए? नॉमिनेशन तो कल से शुरू है। तो ये तो जो कल दूसरी के नाम पार्टियां तो हैं ये हवा में कर रही हैं क्या प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी? पहले तो मुझे ये बताइए। बहुत जल्दबाजी है, इसलिए अच्छा, ये जल्दबाजी है और आप बड़े मंथन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा अमृत निकलने वाला है आपके मंथन में? तो मंथन के साथ दे रहे हैं। हाँ तो बताइए ना, कौन से अमृत निकलने वाला है? प्रत्याशी भाग में जाए इसलिए पहले घोषणा करें। जिनको डर लगी रहती है वो ये पहले कहते हैं भाग में जाए कहीं, इसलिए ये पहले घोषणा करें। इनके यहाँ से तो बड़े बड़े मंत्री भाग रहे हैं, जो सरकार के सीनियर मंत्री थे। और आपके तो प्रदेश अध्यक्ष भाग रहे हैं, उनका क्या? महिला कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों भाग गई आपके यहाँ से? आपके काम की नहीं रही थी, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया आपने नहीं उन्हें। है, वो यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ गई थी। अच्छा, जीत लाने में थोड़ा कमजोर पड़ गई थी। तो अब 2017 में तो हमने लड़ाया ना उनको चुनाव, तो नहीं जीत पाई वो। 2017 में ऐसे बहुत से नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, लेकिन इस बार आपके साथ लड़ेंगे। क्यों लेते हैं ऐसे नेताओं को आप अपनी पार्टी में जो हर चुनाव में पाला बदलने? बाहर के नेता पे चाहे हरक सिंह जी हो, सरक सिंह जी हो, फरक सिंह जी हो, सब पे बैन लग गए। यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। हरक सिंह रावत का नाम आप इस 1 घंटे में सर कोई 16 बार ले चुके होंगे और आप कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में उन्हें शामिल नहीं करेंगे। प्रेम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है हरक सिंह रावत से? मैंने तो यही कहा मैडम कि वो काम निकल पाए, सरकार में काम निकल पाए, और ऐसा अच्छा। आदमी हमें यहाँ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और यशपाल आर्य और संजीव आर्य की तो टिकट पक्की है ना? और यशपाल आर्य को तो मुख्यमंत्री बनने का भी सपना दिखाया आपने। वो हमारे सीनियर लीडर है मैडम। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन रहेगा वो सर? चेहरा अभी तक डिसाइड हो पाया है नहीं हो पाया है? हाँ जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? आखिरी कमेंट। मैडम आपके पास कल लिस्ट आ जाएगी, जिस दिन जीतेंगे हाईकमान जो हमारे हाईकमान चाहेंगी, जो हमारी जनता चाहेगी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। चलिए, अभी वर्तमान में तो जी आप अभी किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि आप किसके नाम पर मोहर लगा रहे हैं। चलिए शुक्रिया, समय की कमी है इसलिए रोक रही हूँ आपको। धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पहले ही अपने 51 नामों की सूची जारी कर चुकी है और आज 59 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। अब उम्मीद की जा रही है कि कल तक अपने उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी भी जारी कर दे। अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक कांग्रेस की तरफ से नाम जो है वो जारी किए जाते हैं और बचे हुए नामों की जो घोषणाएं हैं वो तमाम पार्टियां कब तक करती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।